नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। यूपी की नौकरशाही की एक बड़ी खबर है। यूपी के एक सदाबहार अफसर, बहुत चर्चित अफसर नवनीत सहगल आज रिटायर हो गए। आपको लग रहा होगा कि मैं नवनीत सहगल के ऊपर ये शो क्यों कर रहा हूं, कहाँ क्या करेंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक, दिल्ली से लेकर गुजरात तक और गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक, नौकरशाहों से लेकर राजनेताओं तक और राजनेताओं से लेकर उद्योगपतियों तक चर्चा है कि नवनीत सहगल क्या करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में दर्जनों सैकड़ों आईएएस अफसर हैं। कब नौकरी ज्वाइन करते हैं, कब रिटायर हो जाते हैं, किसी को पता ही नहीं चलता। लेकिन एक शख्स है नवनीत सहगल, जो हमेशा सत्ता के केंद्र में, विरोध में, नौकरशाही की प्रशंसा में, नौकरशाह को कई कुछ लोग बहुत प्रशंसा करते हैं, कुछ लोग बहुत चिढ़ते हैं। लेकिन नवनीत सहगल एक ऐसे सदाबहार अफसर के रूप में उत्तर प्रदेश की राजनीति में स्थापित हुए, उत्तर प्रदेश की नौकरशाही में स्थापित हुए कि उनका मुकाबला कोई कर नहीं पाया। लखनऊ के डीएम रहे, बहुत चर्चित डीएम रहे। उस दौर में भी अटल बिहारी वाजपेयी के बड़े करीबी रहे। फिर अखिलेश दास सेंटर में मिनिस्टर रहे तो उनके सबसे खासम खास रहे। और नवनीत सहगल इकलौते ऐसे अफसर रहे जो मायावती, अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ तीनों के समय में एक एक समय में इंपॉर्टेंट पोस्टिंग पर रहे। आखिर ऐसा है क्या इस अफसर में? नौकरशाही में नवनीत सहगल जैसा अफसर बनता कोई कैसे है? नवनीत जैसे सहगल जैसी ख्याति, कुख्याति, प्रशंसा, निंदा कोई कैसे कर पाता है, कैसे पा पाता है? उनके जितने चाहने वाले उतने चिढ़ने वाले, हर मुख्यमंत्री के करीबी, हर मुख्यमंत्री के ब्रांड। आखिर नवनीत सहगल जैसे नौकरशाह राजनीति को प्रभावित कैसे करते हैं? और सबकी निगाह लगी हुई थी कि आज जब नवनीत सहगल रिटायर होंगे, फेयरवेल होगा, उससे पहले कहीं नवनीत सहगल का एक्सटेंशन का कोई लेटर तो नहीं आ जाएगा। सबको इस बात का इंतजार था कि नवनीत सहगल के रिटायर होने से पहले, नवनीत सहगल के अवकाश पर जाने से पहले, क्या कोई एक उनको नया दायित्व दे दिया जाएगा। मैंने नवनीत सहगल को जितना देखा परखा, मैं उसके आधार पर कुछ बातें करना चाहता हूं आपसे। सरकार थी मायावती की, और मायावती की सरकार अचानक आ गई थी 2007 में। जो लखनऊ के बड़े बड़े पत्रकार थे, संपादक थे, राजनेता थे, किसी को भी अनुमान नहीं था। मतलब जो लोग बहुत अपने आप को कहते हैं कि पॉलिटिकल, हम बहुत अच्छी हम जानकारी रखते हैं, हम बहुत डेप्थ जानकारी रखते हैं, उनमें से भी किसी को अंदाजा नहीं था कि मायावती की सरकार पूरे बहुमत से आ जाएगी। अब मायावती की सरकार आ गई और बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े नेता परेशान थे कि मायावती के पास जाया कैसे जाए। क्योंकि पहले से सरकार आने की उम्मीद होती है तो बड़े बड़े बिजनेसमैन, कारपोरेट हाउस उनके दाएं बाएं लोगों को देखने लगते हैं। कुछ ही महीने बीते, 2-3 नाम बड़ी तेजी के साथ मायावती की सरकार में स्थापित हुए। पहला नाम शशांक शेखर सिंह, नॉन आईएएस अफसर, कैबिनेट सेक्रेटरी बना दिया मायावती ने। और मायावती का खौफ और आतंक इतना था कि आईएएस एसोसिएशन चू नहीं कर पाई। बड़े से बड़े आईएएस अफसर कह नहीं पाए कि भैया ये मैडम जी, ये तो नॉन आईएएस अफसर है, इसको आप कैसे हमारा कैबिनेट सेक्रेटरी बना देते हैं। सबके सब दुम हिला के, दुम दबा के शशांक शेखर के आगे से भाग खड़े होते थे। मैंने खुद देखा है शशांक शेखर सिंह को, आईएएस अफसरों को गरियाते हुए, लत्याते हुए, बदतमीजी करते हुए, अपशब्द बोलते हुए, कुछ आईएएस अफसरों को गाली खाते हुए।
लेकिन मुझे बड़ा वो था, मतलब मैं अभी भी मैं आगे विस्तार से बताऊंगा। मुझे आईएएस अफसरों को लेके पहले बड़े भ्रम हुआ करते थे, बड़े ताकतवर हैं, सरकार तो यही चलाते हैं। लेकिन मैंने सोचा कि देखा कि इनकी भी दुनिया एक बड़ी भ्रम की दुनिया है। सत्ता के लोग इन्हें कितना भी जलील करें, लेकिन ये कुर्सी की चाह में चारों तरफ रहते हैं। तो मैंने शशांक शेखर सिंह वाले दौर में देखा, गृह सचिव फतेह बहादुर थे। डीएम कुर्सी पे बैठे हुए फतेह बहादुर फोन करता था जिले में, तो डीएम कुर्सी से खड़ा हो जाता था, जैसे फोन पे दिख भी रहा हो कि वो फतेह बहादुर से बैठ के बात कर रहे हैं या खड़े होकर बात कर रहे हैं। तो शशांक शेखर सिंह, फतेह बहादुर, और उस दौर में एक ताकत का केंद्र और बना। उस दौर में नौकरशाही की ताकत का केंद्र एक शख्स और बना, और उसका नाम था नवनीत सहगल। नवनीत सहगल मायावती के सबसे दुलारे अफसरों में शामिल हो गए। लोग कहते हैं सुबह 6 बजे तो नवनीत सहगल 5 कालिदास मार्ग मायावती के बंगले में दिखाई देते थे, और रात के 12 बजे तो नवनीत सहगल वहां दिखाई देते थे। सूचना जैसा काम उन्होंने संभाला। और मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं उस आदमी की काबिलियत का, इस आदमी के लोगों के कद को नापने का। मैं एक दिन उनके दफ्तर में गया, मायावती की सरकार थी। तो मैंने उस दफ्तर में एक सोफे पे प्रभु चावला को बैठे हुए देखा। मैं चौंका, मतलब प्रभु चावला मेरे लिए बड़ा नाम है ही है, लेकिन वो मुझे नहीं जानते, मैं उनको नहीं जानता। तो मैं अपरिचित लोगों से हेलो हाय करके परिचय देने की कोशिश भी नहीं करता। मैं बैठ गया, भीड़ थी, चाय आई, मैंने चाय पी। मैंने नवनीत सहगल से जो अखबार का कुछ काम था वो बताया। मैं बाहर आया, मेरा रिपोर्टर बाहर इंतजार कर रहा था। मैंने कहा रुकना तुम जरा, ये देखना कि प्रभु चावला जी कितनी देर बाद निकल के आते हैं। मैं आकलन कर रहा था कि कोई बड़ा पत्रकार कितनी देर बैठता होगा। पता चला नवनीत सहगल जी ने 2-2.5 घंटे बैठा कर रखा प्रभु चावला जी को। अब मैं बड़ा परेशान कि 2.5 घंटे तक प्रभु चावला क्या कर रहे थे। फिर बाद में पता चला कि प्रभु चावला जी की सिफारिश में उनकी कंपनी को, या उनके जिस कंपनी की सिफारिश में आए थे वो, या उनको खुद को 2-3 करोड़ रुपए की कॉफी टेबल बनाने का ऑर्डर दिया गया। तो ये नवनीत सहगल की स्टाइल थी कि अगर 2-3 करोड़ रुपए ओबलाइज कराना है तो प्रभु चावला को भी उनके कद के बराबर उनका हक दिखाना है कि मेरे यहाँ सोफे पे बैठी है, तब मैं आपको ऑर्डर दूंगा। मायावती ने शायद छूट दे रखी थी कि आपको खजाने की चिंता नहीं करनी है, जितना पैसा चाहिए मीडिया के लोगों को बांटो, खबर नहीं छपनी चाहिए। और मेरे देखते देखते सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद अंबेडकर पार्क के आसपास की बिल्डिंगें, जो अंबेडकर पार्क के अंदर बनी हुई थी, डायनामाइट लगा लगा के उड़ाई जाती रही। बाहर बड़े बड़े टेंट लगा के अंबेडकर पार्क बनता रहा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे, लेकिन किसी अखबार और किसी चैनल में एक लाइन नहीं छपी। ये हुनर था नवनीत सहगल का। उनके संग काम करने वाले लोग बताते हैं, जो मेरे सोर्स थे वो बताते हैं कि, और नाम ले दूंगा तो सारे दिल्ली के संपादक मुझसे चिढ़ जाएंगे, वैसे ही प्रभु चावला जी भी चिढ़ गए होंगे। क्षमा करिएगा प्रभु जी, बस मेरे मुंह से नाम निकल ही गया, क्योंकि मुझे वो घटना याद आ गई। आप सम्मानित हैं तो मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लगा आपका नाम, लेकिन निकल गया तो निकल गया। अब बाकी के नाम नहीं लूंगा भाई, मतलब सब के सब संपादक लोग कल से मेरे पीछे डंडा लेके पड़ जाएंगे। मुझे बताएगा, मेरे को पता है, क्षमा चाह रहा हूँ, दर्शकों से भी क्षमा चाह रहा हूँ कि ठीक नहीं लगेगा वो कहना। बहुत बड़े नाम है वो, मालिक है, संपादक है चैनलों के। करोड़ों रुपया नवनीत सहगल ने अपने हाथ से दिए, हाथ से मतलब आदेश की। मायावती ने कहा और नवनीत सहगल ने पूरा किया कि तुम्हें अगर 1 करोड़ रुपए चाहिए तो 5 करोड़ रुपए हम देंगे, 5 करोड़ चाहिए तो हम 10 करोड़ देंगे, 10 करोड़ चाहिए तो 20 करोड़ देंगे, खबर नहीं छपनी चाहिए। वो धमकाते नहीं थे नवनीत सहगल। नवनीत सहगल का स्टाइल प्यार वाला था। जैसे मैं पत्रकार हूं, मैंने खबर उनके खिलाफ छापी तो मुझसे लड़ेंगे नहीं। अगर मेरी हैसियत थोड़ी अच्छी समझेंगे, उनको लगेगा मैं खबर पे असर डाल सकता हूं, तो सुबह सुबह वो चाय पीने मेरे दफ्तर, मेरे घर, कहीं पे भी आ चलेंगे। मैंने नवनीत सहगल को कभी नाक ईगो लड़ाते हुए देखा नहीं किसी से। आप उनके खिलाफ खबर छापो तो फिर अरे यार संजय तुमने क्या छाप दिया। लेकिन जो बाकी अफसर होते हैं
कि मैं तुम्हारा ये कर दूंगा, मैं तुम्हारा वो कर दूंगा, ये पीछे साजिशें करते थे। नवनीत सहगल उस जाल में कम फंसे। इधर योगी आदित्यनाथ की सरकार में आके फंसे हो, एक आध जगह उन्होंने गलत किया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था, और किसी अच्छे पत्रकार के खिलाफ किसी अफसर को नहीं करना चाहिए, कुछ जगह नवनीत सहगल ने किया, गलती करी। तो मायावती की सरकार के नाक के बाल थे। अब 2012 में सरकार बदली, मैं भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी गवाह था, अखिलेश यादव की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं भी मौजूद था। तब तक नवनीत सहगल घुसे, और नवनीत सहगल को घुसते हुए देखकर ही समाजवादी पार्टी के जो यूथ के कार्यकर्ता थे उन्होंने हूटिंग शुरू कर दी। सबको लगता था कि ये तो मायावती के राइट हैंड है, ये अखिलेश यादव के यहाँ कैसे आ गए। लेकिन वो प्रमुख सचिव सूचना थे, सूचना का इंपॉर्टेंट काम होता है, तो नवनीत सहगल को वहां रहना था। तो सबने नवनीत सहगल को देख के हूटिंग शुरू कर दी। नवनीत सहगल बिल्कुल शांत भाव से अपना काम करते रहे। कुछ ही महीने, मतलब कुछ ही दिन बाद अखिलेश यादव ने उनको हटा दिया, मैथिली विभाग में भेज दिया। कुछ महीने बीते और नवनीत सहगल फिर से प्रमुख सचिव सूचना बन गए। जितने रुतबे उनके मायावती सरकार में थे, उतने ही रुतबों के साथ वो समाजवादी पार्टी सरकार में वापस हो गए। मेरा उनके साथ रिश्ता सास बहू टाइप का रहा। कई कई बार तीखी मुस्कुराती हुई तीखी तीखी नोकझोंक होती रहती थी, वो मुझसे दुखी रहते थे, मैं उनके काबू में आया नहीं। जब से वो प्रमुख सचिव सूचना रहे मायावती के सरकार में, अखिलेश की सरकार में, मौजूदा सरकार में, मैं उनके हत्या कभी सराहा नहीं। हत्या मतलब मुझसे जिस खबर को उन्होंने हटाने को कहा, रोकने को कहा, मैंने वो खबर ना हटाई ना रोकी, हमेशा छापी। तो मुझसे कभी एक दिन अखिलेश यादव के घर पर, आज बता रहा हूँ रिटायर हो गए, अखिलेश यादव बस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निकले थे, हम लोग साथ में थे, तो एक खबर को लेकर, एक पत्रकार को लेकर नवनीत सहगल जी की मेरी बहुत तीखी नोकझोंक हुई। मतलब भीड़ सी इकट्ठी हो गई, बल्कि चीफ सेक्रेटरी आलोक रंजन आ गए, उन्होंने मेरे को हाथ पकड़ के अलग से ले गए। लेकिन उसके 2 दिन बाद नवनीत सहगल मिले और फिर मेरे कंधे पे हाथ रख के बोले, यार सॉरी यार, तुम्हें गुस्सा आ गया था। अब आप कितना ही उस व्यक्ति से आप छिड़ रहे हो, लेकिन एक इतना इंपॉर्टेंट व्यक्ति अगर आपके कंधे पे हाथ रखेगा, सॉरी यार गुस्सा आ गया था, बात खत्म करो। ये नवनीत सहगल मेरे ही नहीं, ये संग किसी के संग करते थे। उनका शायद प्रिंसिपल रहा कि दुश्मन कम से कम बनाओ। और आप, मैं हैरान था कि मेरे एक मित्र थे, वो हैदराबाद में 5 स्टार होटल थे उनके, तो मैं वहाँ पे, शिव जी का बहुत बड़ा उपासना स्थल है, नाम भूल रहा हूँ, बहुत बहुत चर्चित है। तो मैं वहाँ गया था, तो मेरे वो जो मित्र हैं हैदराबाद में, इनके 5 स्टार होटल थे, ये बात करीब 8 साल पुरानी बात होगी। तो मैं जब उनके पास मिला तो उन्होंने मुझसे पूछा कि और हिंदी कम आती थी, सहगल साहब के क्या हाल है। मैं कहा सहगल साहब जानते हैं? बोले उन्हें देश का कौन बिजनेसमैन नहीं जानता। योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव में उनका जल बरकरार रहा। योगी आदित्यनाथ जैसे ही आए, योगी आदित्यनाथ सबसे ज्यादा किसी अफसर से चिढ़ते होंगे तो उसका नाम था नवनीत सहगल। किनारे कर दिए गए, हाशिए पर डाल दिए गए। लेकिन फिर कम बैक हुआ, और फिर प्रमुख सचिव सूचना, और शानदार काम नवनीत सहगल को। ये बीच में अखिलेश यादव के टाइम में उन्होंने आगरा एक्सप्रेस वे लखनऊ शानदार तरीके से बनवा दिया था। योगी सरकार में बनते ही उनके सबसे बड़े दुश्मन नौकरशाही के अवनीश अवस्थी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में आ गए थे। अवनीश अवस्थी की और नवनीत सहगल की जंग पूरे यूपी की नौकरशाही में चर्चा का विषय रहती है। दोनों एक दूसरे को निपटाने की रणनीति बनाते रहते थे, सब जानते थे। अवनीश अवस्थी ने आते आते आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की जांच शुरू करा दी। लेकिन नवनीत सहगल के दिमाग का अंदाजा देखिए, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे का पहला हिस्सा उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेता को दे दिया, पीएनसी कंस्ट्रक्शन को दे दिया। आगरा की कंपनी है, पार्टी के कोषाध्यक्ष थे, मेयर हैं जैन साहब। अब जब जांच शुरू हो तो जैन साहब फंसे, बल्कि आगरा एक्सप्रेसवे का एक हिस्से का साइड वाला जो हिस्सा धसा, वो जैन साहब की कंपनी ने बनाया था। हमने छापी थी कि बीजेपी के जिस नेता की कंपनी ने बनाया था एक्सप्रेसवे, उसको फिर पूर्वांचल का काम दे दिया गया। तो वो अवनीश अवस्थी जांच शुरू करे, लेकिन वो बीजेपी के नेता आ जाए तो जांच फिर होने का मतलब नहीं। योगी आदित्यनाथ के टाइम में अवनीश अवस्थी ने नवनीत सहगल को कुछ दिनों तो सत्ता के केंद्र से बाहर रखा, लेकिन दिल्ली में नवनीत सहगल के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। एक बड़े अखबार के संपादक, एक कवि, ये लोग दोस्त थे नवनीत सहगल के। तो देश के उद्योगपति भी बहुत बड़े दोस्त थे, तो उसके नाते योगी सरकार में भी कम बैक की। और नवनीत सहगल के बारे में आप कभी भी बात करेंगे किसी से, पहली लाइन आएगी, अरे यार वो तो हजारों करोड़ का आदमी है।
पहली लाइन आएगी। अगली लाइन आएगी कि अखिलेश दास की जितनी संपत्तियां उस सब में नवनीत सहगल का हिस्सा है। कोई बताएगा वो 500 करोड़ के आदमी है, कोई 800 करोड़ के आदमी, कोई 1000 करोड़ के आदमी। कोई कहेगा कि इनकम टैक्स ने उनकी एक पूरी लिस्ट भेज दी है, 10-15 प्रॉपर्टियां 100 करोड़ की हैं, जांच चल रही है। इस तरह की कहानियां नवनीत सहगल के संग हमेशा चलती रही। अब सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है कि नवनीत सहगल फैजाबाद से बीजेपी तो चुनाव लड़ सकते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि नवनीत सहगल की इतनी ज्यादा संपत्तियां, जायदाद वायदाद टाइप की बातें हैं, तो नवनीत सहगल के पास 2-3 विकल्प है, या तो अंबानी के पास जाए, या अडानी के पास जाए, या राजनीति में आए। और राजनीति के इस दौर में उन्हें बचना है तो उन्हें भाजपा ज्वाइन कर लेनी चाहिए, ऐसा लोगों का मानना है। कि अगर बीजेपी में आ जाएंगे तो बीजेपी तो वॉशिंग मशीन है, इधर से डालो गंदे आदमी को, उधर से साफ होकर निकलता है। तो नवनीत सहगल योगी आदित्यनाथ की सरकार में आके कुछ वही गलती कर गए जो एक रूटीन में जिन अफसरों की बता रहा था वो करते थे। कुछ पत्रकारों के अब बहुत तेज तर्रार और ईमानदार डैशिंग पत्रकारों के खिलाफ एक बार उन्होंने FIR लिखाने की कोशिश करी, खामियाजा भुगतना पड़ा। दिल्ली के चर्चित पत्रकार हो, और उन्होंने भी काम भर की फिर बैटिंग करी। नवनीत सहगल के पसीने पसीने वो भी छुड़ाने में कम नहीं। लेकिन अब सबकी निगाह है कि रिटायर हो गए, तो अब नवनीत सहगल का कदम राजनीति में आएगा, तो राजनीति में क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। और मैं कह रहा हूँ कि ये पहली बार मैंने देखा कि कोई अफसर इस तरह नौकरशाही में चर्चा का विषय बन जाए कि आज कम से कम सुबह से मुझे को मिनिमम 10 या 12 IAS अफसरों ने मुझसे पूछा होगा, IPS में उन्होंने पूछा होगा मुझसे कि क्या फीडबैक है, नवनीत सहगल क्या करने जा रहे हैं। लोग ये मानते हैं कि आप लाख उनकी आलोचना करें, लेकिन वो रिजल्ट देने वाले अफसर है। आप उनको किसी फील्ड पे लगा दीजिए, वो पूर्वांचल और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो मानक के बहुत छोटा करके बनाया गया, प्रधानमंत्री उद्घाटन करके गए और 3 महीने के अंदर धस भी गया हो। लेकिन नवनीत सहगल ने आगरा लखनऊ एक्सप्रेस से बनाया, उसमें आज तक कोई शिकायत नहीं आई। साइड लेन वो PNC वाली धसी, लेकिन आगरा लखनऊ एक्सप्रेस पे रिकॉर्ड टाइम में अगर किसी ने बना के दिया, जिसमें अखिलेश यादव इतराते हैं, कहते हैं मेरे टाइम का एक्सप्रेस वे है, तो उसको बनाने में नवनीत सहगल की बड़ी भूमिका रही है, नवनीत सहगल का बड़ा योगदान रहा है। तो अब नवनीत सहगल की राजनीति पार्टी पारी होगी कहीं, जैसे चर्चा चल रही है कि वो राजनीति में जा सकते हैं, तो जाहिर है कि एक एक्टिव रोल नवनीत सहगल को देखने को मिलेगा। इस बार कुछ चेंज होगा, क्योंकि वो ब्यूरोक्रेसी में नहीं है। निगाह बनी रहेगी, हम बताते रहेंगे नवनीत सहगल का स्टेप क्या है। हमारे सूत्र भी उनके करीब तक हैं, वो सीधे नहीं बताते। पिछले दिनों लखनऊ में एक इनकम टैक्स का छापा पड़ा था, मैंने आपको पहले ट्वीट किया था, सहाय असहाय वाली स्टोरी जो थी, वो भी नवनीत सहगल जी के दोस्त बताए जाते हैं, बड़े परेशान है बेचारे। तो ऐसे कई सारे उद्योगपति नवनीत सहगल के दोस्त हैं। तो हमारी निगाह बनी रहेगी, देखते रहिए 4 PM। शुक्रिया, थैंक यू।